अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम MTS 601 का जो फाइनल टर्म का करंट पेपर है ये 12 फरवरी को कल की डेट में मतलब पेपर आया है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें कुछ MCQs भी मिले हैं मुझे, उसके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हैं वो भी एंड में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन था द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी गिवन थी ना, तो इस इनइक्वालिटी को आपने बताना था, ऑप्शन थे। तो ये देखिए आपके पास इनइक्वालिटी क्या थी, 2x + 3y, ठीक है, ग्रेटर देन 18। तो इसमें आपने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करना था, या आप इसको ये जो ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है ये ऑप्शन तभी बनता है जब -2x - 3y आपके पास लेस देन 18 हो जाए, -18, ठीक है। तो ये इसकी इक्विवेलेंट तब होगा, यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे लेस देन का साइन और -18 आएगा, तब ये इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द कास्ट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द कास्ट मैट्रिक्स इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑलवेज। तो कास्ट मैट्रिक्स जो होता है आपके पास जो असाइनमेंट, ये आपके पास असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में आता है। तो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि आपके पास जो मैट्रिक्स बनता है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, इसका आंसर स्क्वायर मैट्रिक्स ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ NI be the number of replacement made at the end of ith week and PJ be the probability of failure during the ith week, then N2 आपके पास आ जाएगी N0 P2 + N1 P1, ठीक है, इसका यही आंसर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इन पार्ट PERT द एक्टिविटी टाइम एस्टिमेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक होता है, इसका ऑप्शन यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है फार्मूलेशन टू ज्योमेट्रिक सीरीज। ये आपकी जो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है ना, इसकी आप फार्मूलेशन कैसे करेंगे? तो इसका फार्मूला आपके पास होता है P(n) = x × 1 - Vn डिवाइड बाय 1 - V। तो ये लास्ट वाले जो लेक्चर है ना उनमें ये शामिल है, वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरी तरफ से ये कन्फर्म है, लेकिन आप भी इनको एक आध दफ़ा ख़ुद से वेरीफाई कर लीजिएगा। हो सकता है कि इनमें से कोई गलती भी हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है टू कन्वर्ट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपके पास क्या चीज़ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपके पास क्या चीज़ होता है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है, उसको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखें, ट्रांसपोर्टेशन की जगह आप लिख लें मिनिमाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आपके पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है। तो अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इजी हो गया है कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। क्वेश्चन नंबर 7 है वी गो इन द प्रोबेबिलिस्टिक रिप्लेसमेंट मॉडल व्हेन पीरियड बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड फेलियर इज। तो ये आपके पास जब कंस्ट्रक्ट ना हो तब भी आप हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास द सीक्वेंस प्रॉब्लम द जॉनसन algorithm in finding the optimal ordering of n job through 3 machines can be applied if the problem is converted into following number of machines। तो मुख्तलिफ ऑप्शन थे, तो 3n इसका राइट आंसर बनता है अकॉर्डिंग टू जिसने ये सॉल्व किए हैं उसके मुताबिक। अच्छा, उसके मुताबिक आपके पास डी जनरेशी इन 5/6 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अकर व्हेन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज लेस देन। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में 5 रो हैं और 6 कॉलम्स हैं, ठीक है, यानी मीन m इक्वल आ गया आपके पास 5, n इक्वल आ गया 6 के। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपके पास m + n - 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 6 - 1। तो ये देखिए आपके पास इक्वल आ गया 10 के। तो जब आपके पास 10 से कम सेल होंगे तब जाके आप इसको डी जनरेट करेंगे, अदरवाइज ये आपके पास जनरेट सोल्यूशन ही बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लाइक द प्रोडक्शन सेंटर्स एंड डैश विच में बी द सेल्स। तो जहाँ से आपकी प्रोडक्शन निकल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। जहाँ पे वो बिक्री होती है या आपकी शॉपिंग सेंटर्स होते हैं उनको हम सिंक्स कहते हैं।
या आपका जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसकी स्टार्टिंग लाइन में ये चीज़ लिखी हुई है, वहाँ से इसको देख लीजिएगा, इसका सेम यही कन्फर्म आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, अंडर द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी एन एटम इज रिप्लेस्ड ऑन इट। तो जब इंडिविजुअल पॉलिसी की किताब जब फेल हो जाता है तब उसको रिप्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, द नेम मेथड इन गेटिंग द ऑप्टिमम असाइनमेंट इज। तो ऑप्टिमम असाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हंगेरियन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक आर सिंप्लेक्स मेथड कैन नॉट बी यूज टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम बिकॉज। तो सिंप्लेक्स मेथड में, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमारे पास डमी एक्टिविटीज़ ऐड होती हैं, इसलिए हम इनको सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम ईच जॉब रिक्वायर। असाइनमेंट प्रॉब्लम हम क्या करते हैं कि हर बंदे को एक ही जॉब देनी होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है कि हर रिसोर्स को आपने एक ही जॉब असाइन करनी होती है, इसका आंसर ट्रू आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इन रिप्लेसमेंट मॉडल कैपिटल कास्ट का फार्मूला पूछा गया है। कैपिटल कास्ट आपके पास इक्वल होती है एटम कास्ट डिवाइडेड बाय मशीन कास्ट माइनस, तो माइनस रीसेल कास्ट होती है, यहाँ पे आपके पास रीसेल कास्ट इस एम्प्टी स्पेस में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड में हमारे पास ऑलवेज इनफिनाइट नहीं बल्कि फिनाइट आता है, तो ये आपने याद रखना है, ये आपके पास फिनाइट सोल्यूशन देता है सिंप्लेक्स मेथड। तो अगर ये यहाँ पे फिनाइट लिखा हो तब आपके पास ट्रू बनेगा, अदरवाइज ये आपके पास फॉल्स बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास एक इक्वेशन है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन 18। तो यहाँ पे आपने याद रखना है जहाँ भी लेस देन का साइन होगा वहाँ पे आपने स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3x1 प्लस 2x2 प्लस स्लैक वेरिएबल s1 आपके पास आ जाएगा 18, ठीक है, यहाँ तक। तो इसकी सेकंड कंडीशन अगर यहाँ पे देखें हमारे पास होता 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन 18। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने स्लैक वेरिएबल को माइनस करना होता, माइनस करते हम s1 को और ऐड करते आर्टिफिशियल वेरिएबल को, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जब ग्रेटर देन का साइन होगा तो स्लैक वेरिएबल को माइनस करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे, लेकिन जब लेस देन का साइन होगा तो जस्ट स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ डैश variable appear in the basic and the optimal condition are satisfied then the current solution will be optimal। तो ये नॉन बेसिक आता है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द प्रॉब्लम हैज़, यहाँ पे फिजिबल सोल्यूशन आता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द अनबाउंडेडनेस इज रिलेटेड। अनबाउंडेडनेस का क्या मतलब होता है, या आपके पास बोथ सोल्यूशन स्पेस एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़। तो ये इसको देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राइमल कंस्ट्रेंट इक्वेशन प्रोड्यूस। तो प्राइमल कंस्ट्रेंट इक्वेशन आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड डुअल वेरिएबल बनाती हैं। ये डुअल वेरिएबल लेक्चर नंबर 27 28 में ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैनी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन मल्टी स्टेज इन सच अ वे दैट ईच स्टेज द प्रोसेस द इज इंडिपेंडेंट द स्ट्रेटजी चूजन सच टाइप प्रॉब्लम और कॉल्ड। तो ये आपके पास डायनामिक प्रॉब्लम्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ प्रॉब्लम इन विच द डिसीजन हैव टू बी मेड एट सक्सेसिव स्टेजेस इज कॉल्ड मल्टी स्टेजेड डिसीजन। तो ये आपके पास टू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपके पास PERT आपके पास बेस करता है प्रोबेबिलिस्टिक टाइम्स में। क्वेश्चन नंबर 26 है, टोटल सप्लाई इज ग्रेटर दैन टोटल डिमांड। तो जब टोटल सप्लाई आपके पास ज़्यादा होगी टोटल डिमांड से तो आप क्या करेंगे, एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन इसका सब्जेक्टिव में है, वहाँ पे जाके आपका मैं कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर कर सकूँगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है द अराइवल रेट इज डोनेटेड बाय लैम्डा इज मीन। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर सही नहीं लगा, वो पता नहीं क्या ऑप्शन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है द प्रायोरिटी ऑफ डिसीजिंग विच कस्टमर विल सर्व नेक्स्ट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये कौन सी है, प्रायोरिटी ऑफ डिसाइडिंग। ठीक है, तो प्रायोरिटी में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता, प्रायोरिटी में आपके पास कुछ और कंडीशन होती है, लेकिन प्रायोरिटी अगर ना हो तब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन। लीस्ट कॉस्ट मेथड डिटरमाइंस द लेस कॉस्ट अमंग द रोज एंड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। उसके बाद ये आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसकी पहली लाइन इसने लिखी हुई है, बाकी इसने छोड़ी हुई है। उसके बाद चेक द गिवन इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल और नॉट, ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था कंपनी की कास्ट गिवन है, उसके बाद आपने इसकी प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने अच्छा ये वाला क्वेश्चन टोटल कास्ट और एवरेज कास्ट, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, ये खुद से तलाश कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करके लिखी हुई हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद लीस्ट कास्ट मेथड टू फॉलोइंग एंड सप्लाइड, लीस्ट कास्ट मेथड का फर्स्ट स्टेप आपने जस्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन बैलेंस द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इस साथ मैंने पेजेस लिखी हुई हैं, इन पेजेस पे इनकी एग्जांपल मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं और वीडियो में इसके बाद अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो ये मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, इसको खुद से कोशिश कीजिएगा ढूंढने का। उसके बाद आपने क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या करना है, पी आपको गिवन है, ठीक है, U1 और V1 आपने फाइंड करनी थी। ये पेज 145 पेज किस्म के क्वेश्चन है, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपलेक्स मेथड डीजेनरेसी विद नो डीजेनरेसी, तो ये आपके पास पेज नंबर 106 पे ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। अब बाकी क्वेश्चन जो क्वेश्चन इसमें हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, जो आपके पास क्वेश्चन था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें g = 5x + 4y, तो इसका प्रॉपर क्वेश्चन ये वाला था। वहाँ पे आधा क्वेश्चन उसने लिखा है, बाकी क्वेश्चन नहीं लिखा। प्रॉपर क्वेश्चन उसका ये है कि आपके पास g = 5x + 4y और बाकी इक्वेशन गिवन है, तो आपने क्या करना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या करना है कि हमने स्लैक वेरिएबल को ऐड करना है और आर्टिफिशियल को जो माइनस करना है वो प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैं आपको पहले से कंसेप्ट आके क्लियर कर दूं, जहाँ भी लेस देन आर इक्वल टू के साइन आएगा वहाँ पे हमने जस्ट स्लैक वेरिएबल को ऐड करना है, ठीक है। जहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू के साइन आएगा तो स्लैक वेरिएबल को माइनस करना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है, ठीक है। तो ये दो काम हमने करने हैं, तो इसको मैं अब सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो ये पहली इक्वेशन है ना, इसमें देखिए हमारे पास क्या बनेगा, लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6x + 4y + s1, इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 24 के। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई है। अब इस तरह सेकेंड इक्वेशन में क्या क्या बनेगा, x + 2y, इसमें स्लैक वेरिएबल s2 ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 6 के, ठीक है। अब ये जो 3 नंबर वाली इक्वेशन है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले 4th नंबर वाली इक्वेशन को देख लें, जस्ट y है, लेस देन का साइन है, प्लस s3 थर्ड इक्वेशन में ऐड करेंगे, यहाँ पे s4 ऐड कर लेते हैं। s3 करें s4 करें, इसमें कोई मसला नहीं है, ये आप कर सकते हैं खुद से भी। ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये 3 इक्वेशन बन गई, बाकी 2 इक्वेशन ये वाली इक्वेशन रह गई है और ये वाली इक्वेशन रह गई है। तो इनको अब मैं करके आपको दिखाता हूँ। इस इक्वेशन में देखें x के साथ माइनस है ना, तो पहले इसको माइनस के साइन को ख़त्म हमने करना है। माइनस के साइन को ख़त्म कैसे करेंगे कि थ्रू आउट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x - y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। थ्रू आउट जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, x - y -s3, स्लैक वेरिएबल को माइनस करेंगे प्लस आर्टिफिशियल a1, आपके पास इक्वल आ जाएगा -1 की। तो इसकी ये वाली कंडीशन बनती है, ठीक है।
अब लास्टली हमारे पास ये वाली इक्वेशन बच गई है, तो इस इक्वेशन के लिए आपके पास बनेगा जी माइनस 5x प्लस 4y प्लस 0s1 स्लैक वेरिएबल प्लस s2 प्लस s3 प्लस a1, ये आपके पास इक्वल आ गए जीरो के। तो ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन आपके पास ये बन गई है। तो ये सारी इक्वेशन आपने लिख देनी है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन था, चेक वेदर द गिवन इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन इज ऑप्टिमल आर नॉट। तो ये आपने देखना था। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला होता है m प्लस n माइनस वन। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट देखिएगा। यहाँ पे आपके पास m क्या होती हैं, नंबर ऑफ रोज, 1 2 3। तो ये आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई, 3। n आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो ये देखें 1 2 3। ये लास्ट वाला जो ऐड अप करके लिखा हुआ है ये आपने शामिल नहीं करना, ठीक है। इस तरह ये वाला भी आपने शामिल नहीं करना। तो ये आपके पास 3 ही, इसके n की वैल्यू 3 आ गई है। तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1। तो 3 प्लस 3 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 5 के। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाले पॉइंट कितने हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही हैं, एक ये वाला पॉइंट, 2 ये वाला पॉइंट, बल्कि मैं टाइप कर देता हूँ 1 2 3 4 और 5। तो ये वाली पॉइंट आपके पास 5 आए हैं। इस फार्मूले के तहत भी आपके पास इक्वल आया 5 के, तो 5 इक्वल 5 के। तो जब ये इक्वल आ जाएंगे तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन आपके पास ऑप्टिमल होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल ना आता तो सोल्यूशन आपके पास ऑप्टिमल ना होता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस ये वाला प्रॉपर क्वेश्चन ये वाला था, कंपनी के पास आपके पास कास्ट है, कीमत 500 रुपये है ऑपरेशन की, मेंटेनेंस कास्ट उसकी ज़ीरो है फर्स्ट ईयर की, और हर साल इंक्रीज़ हो रही है उसकी 100 रुपीज़। और मनी जो उसकी कीमत है ना, जैसे रुपए की वैल्यू आप देख लें, उसकी वैल्यू आपके पास 5% आपके पास हर साल इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और प्रेजेंट वर्थ PR हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। द रीसेल वैल्यू आपके पास निगलिजिबल स्मॉल है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन एक दफ़ा देख लें। अप्लाई लीस्ट कास्ट मेथड टू विच ऑफ फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास था। लीस्ट कास्ट मेथड हमने अप्लाई करना है और जस्ट फर्स्ट स्टेप हमने करना है, ये वाला सारा हमारे पास गिवन है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चन आपके पास था ना कि आपने कैलकुलेट करना था इसका प्रेजेंट वर्थ वैल्यू PR फाइंड करनी थी। तो PR के लिए ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। मशीन की कीमत हमें गिवन थी 500 रुपये, तो C की जगह 500 रुपये आ जाएगी, डिवाइड बाई 1 प्लस R। आपके पास उसका क्या था, 5% गिवन था, ठीक है। तो 5% आपके पास क्या बनेगा, 5% का क्या बनेगा, 5 डिवाइडेड बाई 100 करें ना, तो ये आपके पास आ जाता है 0.05। तो R की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब N की जगह पहले साल के लिए 1 आएगा, दूसरी साल के लिए 2 आएगा और तीसरी साल के लिए 3 आएगा। तो ये सारी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लेनी है। फर्स्ट ईयर के लिए आपने सेम ये फार्मूला अप्लाई करना है और आपके पास ये इसको सिम्प्लीफाइड करके ये आंसर आ जाएगा। सेकंड ईयर के लिए ये आ जाएगा और थर्ड ईयर के लिए इसका आंसर ये आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपने कर देना है। लास्टली आपके पास क्वेश्चन था कि आपने बताना था कि आपके पास सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास, बल्कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन था आपके पास। क्वेश्चन एक दफ़ा मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, आपने जस्ट फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है लीस्ट कास्ट मेथड का। तो लीस्ट कास्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिंपल सा आपने कंसेप्ट माइंड में रखना है कि ये जो सारी वैल्यू है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सप्लाई और डिमांड वाली रो और कॉलम को आपने छोड़ देना है। बाकी आपके पास जितनी वैल्यू आएंगी ना, उनमें आपने लीस्ट वैल्यू देखनी है, ठीक है। लीस्ट कास्ट मेथड करें तो लीस्ट वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे देखें सबसे लीस्ट वैल्यू कौन कौन सी है, ये दो वैल्यू आपके पास लीस्ट आ रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पिक कर लें। तो फिलहाल हम पिक करेंगे 1, ठीक है। 1 को आपने पिक कर लेना है।
वन के इसी लाइन में आपने सप्लाई भी देखनी है और डिमांड भी देखनी है। तो दोनों में से आपने देखना है कि कौन सी कम है। सप्लाई देखें 4 है, डिमांड 6 है, तो 4 यहाँ पे आपके पास मिनिमम है, ठीक है। तो 4 को हमने क्या करना है, 4 को हमने इस कॉलम में रिप्लेस कर देना है। 4 को इस कॉलम में रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे 4 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ पे भी 6 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 की इक्वल। और ये यहाँ पे 0 हो गया ना, तो 0 वाली सारी लाइन आपने क्रॉस कर देनी है। इसका पहला स्टेप मौजूद है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 4 आई है, तो 4 वाली में हम देखा कि इसकी सप्लाई 4 थी, डिमांड इसकी 6 थी, तो मिनिमम वैल्यू हमने 4 ली और 4 को यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास सप्लाई 4 माइनस 4 हो गई 0 और डिमांड 6 माइनस 4, ये वाला 4 आपने माइनस करना है। तो ये आपके पास डिमांड यहाँ पे 2 आ गई है और सप्लाई आपकी यहाँ पे 0 हो गई है। तो इस 0 की वजह से ये सारी वैल्यू आप, ये वाली सारी रो आपके पास 0 हो जाएगी। ये कैंसिल करके तो बाकी आप अपनी सेम यही टेबल बना के लिख देना है और आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अच्छा, तो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन इसने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने खुद से एक एग्जांपल की है। उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए कि आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस करना, तो आपने उसको कैसे करना है। अदरवाइज़ इसके लिए पेज नंबर 129 पे इसकी एग्जांपल मौजूद है, वहाँ से भी देख लीजिएगा। मैं भी आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए देखें, यहाँ पे आपके पास ये एक टेबल गिवन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ये आपके पास ओरिजिन्स हैं, ये आपके पास सप्लाई सारी आ गई हैं, ठीक है, सप्लाई, और ये आपके पास सारी डिमांड्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये सारा टेबल आपके पास ऐसे गिवन होगा, ठीक है, और सप्लाई और डिमांड ये आपके पास गिवन होगी। तो इसमें आपने बैलेंस करना है। तो बैलेंस के लिए आपके पास, बैलेंस के लिए आपने कंडीशन याद रखनी है कि बैलेंस्ड इम्प्लाइज करता है आपके पास एम इक्वल होना चाहिए एन के, यानी कि समीशन एम आपके पास इक्वल होना चाहिए समीशन ऑफ एन के। एडिशन ऑफ सारी सप्लाई इक्वल होनी चाहिए एडिशन ऑफ सारी रो के। तो इसको देखते हैं, आपके पास क्या आता है, 8 प्लस 12 प्लस 13, ये आपके पास आ जाता है 33 के। अब सप्लाई देखें, सप्लाई आपके पास कितनी इक्वल आती है, 7 प्लस 16 प्लस 8, ये आपके पास इक्वल आ जाती है 31 के। तो मतलब कि सप्लाई में हमने, सप्लाई आपकी कम आई है, सप्लाई को हमने 2 इंक्रीज़ करना है। तो इसलिए यहाँ में देखिए, जब सप्लाई आपकी कम होगी और डिमांड कम होगी, सप्लाई लेस देन डिमांड होगी, तो आप क्या करेंगे, आप एक रो ऐड करेंगे, ठीक है। जब आपके पास डिमांड लेस देन होगी सप्लाई के, तो आप क्या करेंगे, आप एक कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमने एक रो को ऐड कर देना है, ठीक है। रो को ऐड कर दिया, इसका नाम डी रख दिया। ये आपके पास डमी रो होती है। तो इसकी ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, ये आपने कुछ भी नहीं लिखनी, यहाँ पे जस्ट आपने 2 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप सप्लाई में जब 2 लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें 7 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2, ये आपके पास इक्वल आ गया 33 के। और यहाँ पे देखें 8 प्लस 12 प्लस 13, तो ये भी आपके पास आ गया इक्वल 33 के। तो ये अब आपके पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया है। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन, ये इसकी एग्जांपल आपके पास पेज 145 के ऊपर मौजूद हैं। ये आपके पास फार्मूला होता है CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VI। तो इस किस्म का फार्मूला होता है, उसकी मदद से देख के एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। करेक्टरिस्टिक आपने लिखनी है सिंप्लेक्स मेथड की, डीजेनरेसी की और नॉन डीजेनरेसी की। तो ये करेक्टरिस्टिक आपके पास पेज नंबर 106 पे लिखी हुई हैं, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। कैंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नेक्स्ट पेपर आए उसका सलूशन भी मिल जाए और आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो सके। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कैंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।